नमस्कार, मैं हूं जय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं देश न्यूज़ का महासर्वे का मेगा शो। इसमें हम ये बताने वाले हैं कि कौन कहां से जीत रहे हैं, किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी भारी है। अब तक हमने मालवा निमाड़ दिखाया और भोपाल के इर्द गिर्द की सीटों के विषय में विश्लेषण किया और हमने ये देखा हमारा जो सर्वे है वो बीजेपी को भारी बढ़त बता रहे हैं ये दोनों क्षेत्र में। अब हम ले चलेंगे महाकौशल के 42 सीटों पर और हमारे साथ में 4 अनुभवी विश्लेषक मौजूद हैं और इन सीटों पे हम बात करेंगे कि कहाँ पर कौन भारी है, कहाँ पर कौन कमज़ोर है और अंत में हम ये भी बताएंगे कि और राज्य में जैसे 5 और राज्यों के हम लोग सर्वे रिपोर्ट दिखा रहे हैं। यहाँ विश्लेषण जरूर हम मध्य प्रदेश का कर रहे हैं और वो भी मध्य प्रदेश का ये जो एपिसोड है ये केवल महाकौशल के 42 सीटों पर यहाँ पर हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन अंत में हम ये बताएंगे अन्य राज्य में कौन कहाँ भारी है, किसके कितनी सीटें वहाँ पर किसको मिल रही है, किसकी सरकार वहाँ पर बन रही है। हमारे जो सर्वे रिपोर्ट है ये हम पहले ही बता देते हैं ताकि विश्लेषकों को भी सुविधा हो और उनके हिसाब से भी हम यहाँ जो विश्लेषण करेंगे उस हिसाब से हमारे सर्वे रिपोर्ट क्या है उस विषय में भी उनसे बात करेंगे कि कहाँ पर सर्वे रिपोर्ट गलत है, कहाँ पर सर्वे रिपोर्ट के विश्लेषक साथ है, इस विषय में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि महाकौशल के जो 42 सीट है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिलने की संभावना है और 24 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को मिलते दिखाई दे रही है और अन्य को एक भी सीट नहीं मिल पा रही यहाँ। तो मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा, हमारे जो सर्वे टीम है बहुत मेहनत की है इसमें और मेहनत के बाद इस नतीजा पर पहुँचे हैं जो महाकौशल के जो 42 सीटें हैं जो कि जबलपुर के इर्द गिर्द के हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें वहाँ पर मिलते दिखाई दे रहे हैं और 24 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को मिल रही हैं। अब मैं सीधे हमारे जो गेस्ट है, हमारे जो विश्लेषक है वहाँ पहुँचूँगा मैं और दिनेश निगम जी हमारे साथ में है, राजेंद्र जैन साहब हमारे साथ है, आशीष दुबे जी है, विजय शुक्ला जी हमारे साथ है। तमाम विश्लेषकों से हम विश्लेषण करेंगे और मैं इनसे टिप्पणी चाहूँगा कि ये जो सर्वे रिपोर्ट है इसमें कितनी ज़्यादा हम लोग सफल हो पाए हैं इनके अनुसार। तो सबसे पहले मैं राजेंद्र जैन साहब, 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 24 सीटें, मतलब भारी पड़ रही है यहाँ पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर, क्या कहना चाहेंगे और किस सीट पर आप विशेष रूप से बात करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे? किसी भी प्रकार से जो महाकौशल के सीटें हैं कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी एक सीट पर आपको नहीं बोलना है, हम कोई टास्क नहीं देंगे, आप ही को इस 42 सीटों में से किसी एक सीट पर, 2 सीट पर यदि आप चर्चा करना चाहें तो आप फ्री हैंड है और इस पर भी टिप्पणी जरूर करिएगा जो हमारे सर्वे रिपोर्ट है जी। जबलपुर से पश्चिम वाली जो सीट है जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के सांसद राकेश सिंह जी को वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और उन्हीं के सामने पूर्व मंत्री 2 बार के लगातार विधायक हमारे तरुण भानोद जी मैदान में हैं। और जो अभी तक का जो सर्वे रिपोर्ट है, जो लोगों की जानकारी है, वहाँ की जो आम जनता का जो सोच है, क्योंकि जो सांसद का जो दायरा होता है वो दायरा जो होता है उसका क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है और क्षेत्रफल काफी बड़े होने के साथ साथ उसके जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। जब राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, क्षेत्र बड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा अवसर प्रदान किया है उन अपने वरिष्ठ नेताओं के लिए पूरे प्रदेश के अंदर जो उनके वरिष्ठ सांसद थे उन लोगों के लिए कि इस बार उनको विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाने का मौका दिया है। राकेश सिंह जी ने और वहाँ पे तरुण भानोद जी ने जो अभी तक जो वहाँ क्षेत्र में जनता के पास जाके जो दौरे किए हैं, क्योंकि राकेश सिंह जी वहाँ पर बिल्कुल नए फ्रेश उम्मीदवार हैं, सांसद जरूर हैं लेकिन उस गलियों में, उस विधानसभा में, वहाँ की आम जनता के सुख में, उनके दुख में वहाँ पहुँचने का अवसर उनको बहुत कम प्राप्त हुआ है।
इसलिए समय भी कम है, 15-20 दिन, 16 दिन, 18 दिन का चुनाव है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी तक का जो चुनाव जिस मुकाम तक पहुंचा है, उन सब में अभी ऐसा लगता है कि इस पूरे चुनाव में तरुण भानोत राकेश सिंह से आगे चल रहे हैं। चलिए ऐसा जी। वहाँ की जनता का और वहाँ के जो मीडिया ने, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, आपके वहाँ पर क्या बोलते हैं, आपका प्रिंट मीडिया ने, जो अभी वहां तक की जो समीक्षा तक पहुंचे हैं, वो ये पहुंचे हैं कि अभी जो है वहां पर जो मुकाबला है वो रोचक मुकाबला है, लेकिन वहां पर तरुण भानोत आगे चलते नजर आ रहे हैं। चलिए, वहां पर तरुण भानोट जी आगे चल रहे हैं। और मेरा एक सवाल था कि मैं यहाँ पर जो सर्वे रिपोर्ट दिखा रहा हूँ उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहेंगे, और बिल्कुल फ्री होके जो आपके मन में है, जो आपके जो अनुभव है, उसके आधार पर जो हम 42 में से 18 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 24 सीटें कांग्रेस को, एक भी सीट नहीं दे रहे अन्य को, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर्वे रिपोर्ट पे कितनी सत्यता मानते हैं, कितने ज़्यादा आप भरोसा करते हैं, और आपके जो आकलन है, आपके जो मन की बात है, उसमें कितना भिन्नता है इसमें? दूसरी सीट जबलपुर कैंट की है। जबलपुर कैंट से अशोक रोहाणी जी हैं, लगातार 3 बार के एमएलए हैं, और वहां पर जो कांग्रेस ने उनके सामने जो उम्मीदवार उतारा है वो नया उम्मीदवार है। और चूंकि रोहाणी जी का राजनीतिक लंबा इतिहास है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो पूरे क्षेत्र में वहाँ की आम जनता से लगातार जुड़े रहे हैं, उनके सुख में, उनके दुख में हमेशा काम आते रहे हैं। ऐसे कुल मिलाकर वो एक विधानसभा सीट ऐसी है कि पूरे जबलपुर जिले में वो विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी मजबूत सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर अपना विश्वास जता सकते हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उस सीट से जीत सकते हैं। विजय शुक्ला जी, हमने बताया कि अभी ये जो महाकौशल के 42 सीटें, इसमें 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और कांग्रेस को 24 सीटें मिलने की उम्मीद है। आप क्या कहना चाहते हैं, और आप किस सीट पर जो है डिटेल बताना चाहेंगे, और कहां से कौन भारी है और कहां से कौन कमज़ोर है, इस विषय में भी आप जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इस पर टिप्पणी चाहूँगा कि 42 में से कौन कितने में? पहली बात तो ये बता दें कि जो आपने सर्वे रिपोर्ट एक दी है, तो आपने सबसे पहले अपने सर्वे पर अपनी राय हम लोगों की चाहिए जी। तो सही मायने में कहें तो जो आपका आकलन है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि महाकौशल में कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तुलना में अधिक सीटें मिलने का अनुमान लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन उसकी वजह भी है, क्योंकि ये कोई मतलब सर्वे की बात तो अपनी जगह है, लेकिन मेहनत की बात अपनी जगह है। दरअसल है क्या कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र महाकौशल कमलनाथ जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस का चुनावी चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यह उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय है। क्योंकि कमलनाथ जी के ताजपोशी की राय, कमलनाथ जी के लिए जो चाबी है, दरवाजा है, ये सब इसी ओर से खुलेगा। यदि कमलनाथ महाकौशल में अगर कांग्रेस पार्टी को लीड दिला पाते हैं तो ही कमलनाथ ये उम्मीद करें कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की वापसी करा सकेंगे। इसलिए महाकौशल इनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाकौशल में अगर आप देखेंगे तो कमलनाथ के अलावा कोई बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी में वहां महाकौशल में नहीं है। तो महाकौशल जीतना है, महाकौशल जीतो और इसके बाद आप आगे की बात करो, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में आंतरिक टकराव और आंतरिक गुटबाजी की चरम सीमा हम लोग देख रहे हैं, जो अभी शांत हो गई है, अभी फिलहाल शांत है, अब अपने अपने काम में लोग लग गए हैं चुनाव में, तो सबसे अधिक मेहनत कमलनाथ को करनी पड़ रही है। और कमलनाथ पिछले 3.5 वर्षों से जब से उनकी सरकार गिरी है, तो कमलनाथ जी ने इन सीटों पर 1 to 1 पूरी मेहनत की है, और कमलनाथ जी के अलावा किसी ने यहाँ मेहनत भी नहीं की। चलिए, अन्य विषय पे हम बात करेंगे। महाकौशल के 42 में से जो हमने 18 भारतीय जनता पार्टी, 24 कांग्रेस दिखा रहे हैं, विजय शुक्ला जी का भी अभिमत यही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमज़ोर है कांग्रेस से। तो इसी प्रकार मैं एक टिप्पणी और चाहूँगा विजय शुक्ला जी से। आपने ये कहा कि कमलनाथ जी वहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वो अगर बढ़त यहाँ पर दिला पाते हैं तभी वहाँ पर सरकार बना सकते हैं। तो सर्वे के अनुसार बढ़त तो दिख रहा है, लेकिन जो पिछले 2
क्षेत्र में हमने सर्वे रिपोर्ट दिखाए उसमें बहुत अंतर है और यहाँ बहुत बड़ा अंतर नहीं है। कांग्रेस भारी जरूर है लेकिन बड़ा अंतर नहीं है। तो क्या कहेंगे कि ये इतने अंतर से भी जो है कांग्रेस वहां पर जीत सकती है, मध्य प्रदेश हासिल कर सकती है? 2018 में 28 सीटें महाकौशल से मिली थी कांग्रेस पार्टी को जी 28 सीटें मिली थी और 17 सीटें मिली थी बीजेपी को। जी तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस पार्टी जो मैं बात कह रहा हूँ वो ये बात मेल खाती है कि 28 सीटें महाकौशल में कांग्रेस जीती। इसके पहले आप जाएंगे 2013 में 2013 में 16 सीटें जीती, 2013 में 16 सीटें जीती। उसके पहले आप जाएंगे तो 17 सीटें जीती कांग्रेस पार्टी। तो ये आप मान के चलिए, मैं आंशिक बढ़त की बात करूंगा क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन है वो वन साइडेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये किसी की लहर है, किसी की हवा है, किसी का असर है, इस चुनाव में ना किसी की लहर है, ना किसी का असर है, ना किसी की हवा है। इसमें अगर हवा और लहर और असर है तो उसकी है जो मतदाता इस बार चुपचाप इस चुनाव को देख रहा है। चलिए, मतदाता इस बार चुपचाप है। दिनेश निगम जी, आप इस पर सबसे पहले टिप्पणी के साथ आप आगे बढ़िए और किसी उसमें विधानसभा के विषय में यदि आप बताना चाहें तो आप बताइएगा। और बिल्कुल फ्री हैंड हो गए, बिल्कुल मुक्त हो के, बिल्कुल किसी भी प्रकार के कोई जानकारी हमने सर्वे के विषय में आपको नहीं दी है। अब दे रहा हूं मैं कि 42 में से 18 भारतीय जनता पार्टी, 24 कांग्रेस। अब ये जो जानकारी है अभी आपने थोड़ी देर पहले ही सुना है, तो इसीलिए जो है आप किसी भी प्रकार के कोई मतलब सहमति जताना बाध्य नहीं है। आपके यदि कोई मन में कुछ हो, आपके जो अनुभव है उसके आधार पे कुछ बोलना चाहते हैं तो आप फ्री है। क्या इस सर्वे से आप संतुष्ट है, आप सहमत है, या आपका कुछ अभिमत और है? आपका जो सर्वे है जी 18 सीटें और ये 24 सीटों का, हाँ, तो मेरा उसमें कहना ये है कि एक तो ये है कि आपने किस सर्वे का आपने आधार क्या बनाया था ये आपको स्वयं मालूम होगा। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ आधार कुछ भी हो, हाँ। आपका आधार हम मान रहे हैं, आपका अनुभव जो है वो मांग रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। इस पे मत जाइए क्योंकि ये कई बार बता चुका हूँ और बहुत स्ट्रांग सिस्टम हमारा है। हमारा सर्वे आज तक फ्री नहीं, फेल नहीं हुआ है। आप अपना बताइए कि आप क्या चाहते हो, सहमत है या नहीं है? नहीं है तो क्यों, सहमत है तो क्यों? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक आपने कहा है कि 18 और 24, मेरा जो अपना खुद का वहाँ जो दृश्य है महाकौशल का, वो देखने से और समझने से और वहाँ जो आसपास के लोगों से बात करने या नेताओं के संपर्क से जो आजकल मोबाइल के सिस्टम आदान प्रदान होता है ना, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस 22 जा रही है। 18 की जगह 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। आपने ये किया है कि 22 भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस को कितने सीटें दे रहे हैं आप? बाकी सभी सीटें कांग्रेस को, मतलब 20 सीटें मिल रही है। यस, क्योंकि वहाँ देखिए जो 2018 में महाकौशल का माहौल था जी, वो आज के डेट में उसमें बहुत सुधार हो चुका है। जो वहाँ बड़े बड़े लीडर असंतुष्ट बोले जाते थे सरकार से, आज वो सरकार के साथ में हैं और कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। उसी का कारण है कि राकेश सिंह जैसे सांसद तक को फील्ड में उतारा गया है ना। तो आप जो उनमें आपस में तालमेल की वो परंपरा बनी है, उसके कारण उनकी सीटों में 2018 मैंने आपके सर्वे के अनुसार उसके में इजाफा हो रहा है, 2 सीट का 3 सीट का, लेकिन हो रहा है, ऐसा मेरा अपना मानना है। चलिए, और किसी सीट पे बात करना चाहेंगे आप? नहीं, अब तो जिस सीट में आप बोल दे मैं उसी में बोल देता हूँ। मैं आ रहा हूँ फिर आपके पास। हमारे साथ आशीष दुबे जी है, वरिष्ठ पत्रकार है। आप पहली बात तो मैं इसी में सहमति पूछूंगा कि आप सहमत है या नहीं है, क्योंकि दिनेश निगम जी के जो आंकड़ा है वो हमसे सहमत नहीं है। उनके जो आकलन है, उनका आकलन हमसे ज़्यादा बीजेपी को दे रहे हैं। हमने 18 दिया, उन्होंने 22 दिया है, मतलब 4 सीटों का अंतर है। आशीष दुबे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आंकड़ा है, हाँ, इसमें कितना आप भरोसा करते हैं, कितना आप सहमत है? नहीं, ये जो आपका आंकड़ा है लगभग वही स्थितियां हैं। इसमें 19-20 हो सकता है, कोई सीट 1-2 सीट आगे या पीछे हो सकती है, क्योंकि अभी चुनाव में तकरीबन 9-10 दिन है, तो हवा बदलती है, कोई चीज कोई मुद्दा अचानक क्लिक होता है, तो उसकी गुंजाइश यदि हम छोड़ें तो लगभग एट पार वाली स्थिति पर ये आपका आंकड़ा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि 1-2 सीटों का इसमें हेरफेर हो सकता है। अभी कांग्रेस का वहां पे अपर हैंड था पिछले चुनाव में, बिल्कुल, और ये जो कांग्रेस की स्थिति पिछले चुनाव में थी, उससे पहले वाले ने 2013 में वो स्थिति बीजेपी की थी। तो हम इससे ये मानते हैं कि 5 साल में महाकौशल के क्षेत्र के मतदाताओं का माइंडसेट बदला। लेकिन
कांग्रेस के मुकाबले में, चूंकि कांग्रेस सरकार में कम रही इस पूरे दौरान, बीजेपी आई, और बीजेपी की तो एक चीज देखने वाली हो सकती है इसमें कि अगर हम सिर्फ जबलपुर भर की बात करें और जबलपुर के आसपास के एक दो जिले की और भी बात कर लें, तो 1.5 साल पहले, लगभग जो 1-1.5 साल पहले नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, वो कुछ और दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि जबलपुर में भाजपा कांग्रेस का मेयर बना। इसके बाद कटनी में बहुत सख्त लड़ाई हुई और क्या स्थिति हुई, वहाँ बीजेपी के मेयर, बीजेपी का कैंडिडेट को नंबर नहीं मिल पाए। तो कुछ चीजें बदली हैं। तो जो मतदाता है, खासतौर पे शहरी क्षेत्र का अगर हम इस तरह से देखें, तो उसका मिजाज कुछ और है और ग्रामीण क्षेत्र का कुछ और है। तो भाजपा ने तकरीबन 1.5-2 साल पहले से एक नई मुहिम शुरू करी थी और वो जबलपुर से ही हुई थी, जब अमित शाह वहां पे गए थे, और आदिवासियों को साधने की। तो महाकौशल का जो क्षेत्र है पूरा आदिवासियों से एक डोमिनेटिंग है, काफी आदिवासी हैं वहां पर, और जो आसपास के इलाके हैं वो बहुत प्रभावित करते हैं चुनाव को। और आदिवासी दोनों ही पार्टियों की इस वक्त दुखती नस है, या इसको समझ लें कि उनका सबसे ज्यादा हसरत वाली चीज है कि 2018 के चुनाव में आदिवासी वोट बैंक तकरीबन 12-13 साल 14 साल बाद कांग्रेस की तरफ आया था। तो अब भाजपा उसको हथियाने की पूरी कोशिश कर रही है, वापस लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आदिवासी सीट का भी, लोगों का भी ये मिजाज है कि लंबे समय लोगों के साथ देते हैं। कांग्रेस के साथ आदिवासी वोट बैंक काफी समय तक रहा था, और जब 2003 में वो वोट बैंक छिटका था कांग्रेस से, तो बीजेपी की सरकार बनी थी और उसने 2018 तक लगभग 2013 तक बीजेपी का साथ दिया। 18 में वो उनसे अलग हुआ, वो कांग्रेस की तरफ चला गया। तो ये बीजेपी के कौशल पे होगा कि क्या वो महाकौशल के आदिवासियों का माइंडसेट चेंज करने में कामयाब हुई है, जो लंबे समय साथ देते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा। तो ये दो इस तरह अंतर बता रहा हूँ, शहरी क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्र के। तो ग्रामीण में हम आदिवासी गिन सकते हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं जो इस पूरे रिजल्ट को बहुत प्रभावित कर रही हैं। और चूंकि भाजपा ने वहां पर हैवीवेट्स उतारे हैं अपने, अगर हम राकेश सिंह को देख लें, और आसपास भी जैसे अजय सिंह को उन्होंने नाना करते हुए, अजय विश्नोई को भी नाना करते हुए टिकट दिया। तो ये बहुत सारी चीजें बताती हैं कि भाजपा वहां बहुत मुतमईन नहीं है कि हमें पूरी चीजें, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई है अपनी। चलिए, उन्होंने पूरी ताकत लगाई है। आशीष दुबे जी भी जो है हमारे जो सर्वे रिपोर्ट है उससे सहमत है। फिर मैं जाऊंगा राजेंद्र जैन साहब। अब मैं सीटों पे बात करूंगा मैं, और लेकिन पिछले बार जो है आप दाएं बाएं हो गए थे, हमारे सर्वे पे आपने बात नहीं की। लेकिन हम पहले, जब तक आप सर्वे पे टिप्पणी नहीं करेंगे, भले गलत साबित कर दीजिए या सही, जब तक आप टिप्पणी नहीं करेंगे तब तक आपको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप पहले बताइए हमारे सर्वे से सहमत है या नहीं है तो क्यों, नहीं हो तो क्यों? आपने जो सर्वे किया है महाकौशल पे ही अपनी चर्चा चल रही है। जो आपने सर्वे किया है, हाँ, निश्चित रूप से आपकी नज़र बड़ी पैनी नज़र है, और आपने सर्वे में जो आपने रिजल्ट लेके आए हुए हैं, उस रिजल्ट पे अब वो क्या है कि अभी तो अपन ये कहें कि अभी सटीक 100% तो उस पर सहमति कैसे जता दूं? नहीं, क्योंकि अभी तो चुनाव में 10 दिन का 8 दिन का समय है। बता सकते, जैसे कितने सुंदर बात कही इन्होंने, आशीष दुबे जी ने, कि इसके इर्द गिर्द होगा, हाँ, मतलब सहमति है। हाँ, लेकिन जैसे कि इन्होंने भी कहा, अपने निगम जी ने कहा कि हम इससे सहमत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इससे ज्यादा ले जा रही है। हाँ, तो आप कुछ तो बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि भाजपा अपनी स्थिति थोड़ी सी वहाँ सुधार रही है, नंबर कम या ज्यादा हो। बिल्कुल वही मेरा कहना है। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, बिल्कुल सही बोला। कारण क्या, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप हमारे सर्वे के साथ नहीं। जय जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा आंकड़ा, मैंने जो 22 का आंकड़ा दिया है वो कोई ऐसा नहीं कि मेरा भी कहना वही है कि आपका जो आंकड़ा है 18, उसमें इर्द गिर्द माने बढ़ोतरी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी। 42 में से 4 का डिफरेंस है, मतलब बड़ा डिफरेंस है, बड़ा गैप है, 3-4 तो मैं इसीलिए मैं मान रहा हूँ कि सर्वे से जो सहमति है वो 1-2 सीटों पे इधर उधर हो तो सहमति माना जाएगा। लेकिन 4-5-6 सीटों पे अगर डिफरेंस हो तो वो सहमति नहीं मानेंगे। लेकिन मैं आपके बुराई नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि अपने अनुभव है आपका, आपके जो नजरिया है, उस नजरिया से यदि भारतीय जनता पार्टी को 22 मिल रही है वहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सहमत हूं आपसे, क्योंकि आपके नजरिया को मैं बदलना नहीं चाहता। मेरे सर्वे पे मैं टिप्पणी इसीलिए चाह रहा हूं कि दोनों प्रकार की बात हो जाए। फिर मैं आऊंगा राजन जैन साहब, आप आपने बात पूरी करिए प्लीज। जी, जिस तरीके से अजय बिश्नोई जी पूरे 5 बरस तक सरकार के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, लास्ट में केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे क्षेत्र में वहां पे लगातार दौरे किए,
छिंदवाड़ा भी गए, नया जिला भी उन्होंने बनाया, जिला को तोड़ा भी उन्होंने, नया जिला भी बनाया, और बहुत सारे जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता में वहाँ परोसने का काम भी किया, अपने नाराज लोगों को साधने का काम भी किया। एक बड़ा कांड वहाँ पर हुआ था जो सब जानते हैं, पेशाब कांड, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है, और उनका 4 बार का विधायक को इस बार उन्होंने टिकट नहीं दिया, और निर्दलीय के रूप में वो वहां पर क्या बोलते हैं उन्होंने फार्म भरा हुआ है, मतलब पार्टी के खिलाफ। और इस वक्त जो है लगभग अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 35 लोगों को अपनी पार्टी से 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। और उसके बाद अभी तो मानना ये जा रहा है कि 70 ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो नाराज लोग हैं, जो निर्दलीय के रूप में या दूसरे दलों में जाकर वो अपना किस्मत भाग आजमाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका सोचना ये है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी और सरकार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे। केवल महाकौशल में रहे, क्योंकि अपन जो है इसमें जो तो महाकौशल में जो आपका सर्वे है उसमें मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आप 24 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं, बाकी 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, मेरा तो मानना ऐसा है, और जो कि वहां पर लगभग जो है 30 सीटें कांग्रेस को वहां पर मिलेंगी और बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने का मेरा अनुमान है। बिल्कुल, तो 30 और 12 इसका सीधा अर्थ हुआ है कि राजेंद्र जैन साहब वहाँ पर 30 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं और 12 सीटें 30 सीटें कांग्रेस और 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। विजय शुक्ला जी, अब यही देखिए कि दोनों में कितना डिफरेंस है। एक तरफ कांग्रेस को केवल जो है वहाँ पर 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को दे रहे हैं, 20 सीटें निगम जी, और वहीं पर 30 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं राजेंद्र जैन साहब। खैर 3 तारीख को ये पता चलेगा कि कौन वहाँ पर कितने ज़्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। विजय शुक्ला जी, बड़े बड़े कद्दावर नेता यहाँ पर उतरे हुए हैं। कमलनाथ जी खुद है, प्रहलाद पटेल है, फग्गन सिंह कुलस्ते है, राकेश सिंह है, गणेश सिंह है, तो सारे लोग यहाँ पर मैदान पकड़े हुए हैं। तो क्या लगता है कि इससे भी कोई प्रभाव पड़ेगा वहाँ पर? आपने पहले जैसे कहा कि कमलनाथ के अलावा कांग्रेस में कोई बड़ा नेता वहाँ पर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4-5 बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को यहाँ पर मैदान में उतारा है। तो इसका क्या आप आकलन करते हैं, इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं आप? देख, कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास इस अंचल में नेता बड़े हैं, लेकिन उनके जो काम हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व बहुत सीमित है, बहुत छोटा है। और कमलनाथ के कद में वो बहुत छोटे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कमलनाथ ने हमेशा छिंदवाड़ा की राजनीति की है, और राजनीति में हमेशा कमलनाथ अपने विकास मॉडल के रूप में छिंदवाड़ा को ही आगे रख के बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी इस बात को समझकर चल रहा है कि कमलनाथ को हमें घेरना होगा। तो कमलनाथ को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उसने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेहनत वो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पिछली बार हमारा आंकड़ा ये था। मैं राजेंद्र जैन साहब की बात को थोड़ा सा आगे, मैं थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ कि जो सीटें हैं, सीटों का जो इतना बड़ा अंतर है, मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उतने पीछे महाकौशल में नहीं रहेगी जितने पीछे वो 2018 के चुनाव में रही है। बिल्कुल। उसका सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ, उसका मेरा जो सोचना है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री ने एक बड़ा जो एक मास्टर स्ट्रोक बनाया, मास्टर स्ट्रोक खेला, वो खेला पाढुरना को जिला बना करके। उन्होंने पाढुरना को जिला इसीलिए बनाया कि हम छिंदवाड़ा के जिस विकास मॉडल में, जो मॉडल की बात छिंदवाड़ा में कमलनाथ करके और पूरे महाकौशल को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, हम पाढुरना को एक नया जिला बनाते हैं। नए जिले से पहली बात तो ये हो जाएगी कि एक श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मुख्यमंत्री को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पाढुरना को उसका हक दिया, पाढुरना जिला बना। तो पाढुरना को जिला बनाने का एक बात तो मैं मान के चल रहा हूं कि पाढुरना में ही भारतीय जनता पार्टी को वहां पहली बार जो चुनाव अभी इस बार होंगे, जिला बनने के बाद जो चुनाव होंगे, मुझे लगता है पाढुरना में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हो सकता है बढ़त मिले। और सीटों की जो बात आपने कही थी, मैं उस सीटों में कह सकता हूं कि सीटों में इतना बड़ा गेम चेंज नहीं होगा। बढ़त तो कांग्रेस पार्टी के पास रह सकती है, सीटों की बढ़त रह सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अंतर होगा सीटों का, जो 17 सीटें 18 सीटें आप कह रहे हैं, मुझे लगता है 18 सीटें तो नहीं होगी। मुझे लग रहा है अगर आप 28 सीटें और 17 सीटें कह रहे हैं तो ये फासला 18 भारतीय जनता पार्टी, 24 कांग्रेस।
हाँ 24 और 18 जो आप कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि क्लोज फाइट हो सकती है यहाँ पर। अच्छा, मतलब इतना गैप भी नहीं रहेगा हाँ यहाँ। क्लोज फाइट हो सकती है। कारण उसका है क्योंकि देखिए दोनों ही दलों को मालूम है ना, कमलनाथ को मालूम है कि महाकौशल बिना जीते में आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है कि जब तक महाकौशल को हम डोमिनेट नहीं करेंगे बिल्कुल, हाँ। तब तक हमारी राह कठिन हो जाएगी। तो अभी ट्रेंड जो रहा है, आशीष जो कह रहे थे कि ट्रेंड जो रहा है वो यही रहा है कि 2013 में आप जाइए, 2018 में जाइए। बिल्कुल, जो हाँ। आंकड़े आज भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है 18 में, वो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पास 13 में और 18 में थे। बिल्कुल, यानी 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए आ रही है। तो कारण इसका सीधा निकल के आता है ना कि यहाँ कमलनाथ फैक्टर प्रभावी है। तो कमलनाथ फैक्टर इसलिए है क्योंकि वहां की जनता और मतदाता को पता है कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पर जिस तरह से सरकार गिरी, समझिएगा, जिस तरह से सरकार गिरी, तो सरकार गिरना और एक बहुत बड़ा फैक्टर आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोगपा का जो वोट बैंक है इस क्षेत्र में, वो भी अपना असर डालता है। तो यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अगर कमलनाथ जी के साथ उसका अलायंस एक होता है, जो अघोषित अलायंस होता है, अगर हालांकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 2 हिस्सों में टूट चुकी है, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, उसका एक प्रभाव, उन सीटों पर प्रभाव है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बालाघाट में भी आपको जाना पड़ेगा, बालाघाट में भी आपको जाना पड़ेगा कि वहां कंकर मुंजारे को ना भूलें। कंकर मुंजारे वहां निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं परसवाड़ा से, बिल्कुल, रामकिशोर कांवरे और इनके खिलाफ लड़ रहे हैं निर्दलीय। कंकर मुंजारे ने सीट मांगी थी लेकिन कमलनाथ जी ने नहीं दी, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो कमलनाथ, आप कंकर मुंजारे और किशोर समरीते के फैक्टर को भी थोड़ा सा आपको जोड़ना पड़ेगा। हाँ ये बात जरूर है कि गौरी शंकर बिसेन इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपनी बेटी को उन्होंने टिकट दिलाया है। क्या भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को, जो गौरी शंकर बिसेन ने अपने परिवारवाद को बढ़ावा दिया यहाँ, क्या जनता उसे खारिज करेगी या नहीं करेगी, ये भी एक प्रश्न होगा। पर यहाँ पर जो मुकाबला नहीं, वो मैं आपके पास उसके पहले ये है कि शायद वहाँ चुनाव जो है चेंज कर दिया है। हाँ, चेंज कर दिया है। हाँ चेंज कर दिया है, गौरी शंकर बिसेन स्वयं लड़ रहे हैं। पर गौरी शंकर बिसेन का जो बहुत ज्यादा, आप देखिए गौरी शंकर बिसेन कास्टिज्म की जो जातिगत जो राजनीति है, गौरी शंकर बिसेन इसलिए जीतते रहे क्योंकि पवार वोट बैंक वहां सर्वाधिक है। तो पवार वोट बैंक में एक जो उनके घर में ही एक लंका भेदी है, उसका नाम है विशाल बिसेन, उनका सगा भतीजा है विशाल बिसेन। तो ये जो घर में ही जो एक लंका भेदी, एक विभीषण घर में उन्होंने विशाल बिसेन के रूप में जो बना रखा है गौरी शंकर बिसेन ने, भाऊ ने, मुझे लगता है कि ये एक गोगोबा फैक्टर को आप इग्नोर ना करिए और वहां पर आप कंकर मुजारे को भी लीजिए। और सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वहां पर शीर्ष नेतृत्व का एक मैसेज जाता है। देखिए केंद्र, आप राज्य सरकार की योजनाओं को इग्नोर नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई है। दिनेश निगम जी, क्या लगता है आपको, जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है और जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी की है और भारतीय जनता पार्टी की भी जो घोषणा पत्र है, ये कौन भारी पड़ने वाला है और किसका असर उस क्षेत्र में हो सकता है? देखिए, क्या ये घोषणा पत्र की परंपरा तो लंबे अरसे से चली आ रही है और ये राजनीतिक दलों में का एक वो बना रखा है कि 5 साल हम ये करेंगे, इसके लिए वो घोषणा पत्र जारी करते हैं। अगर अपन देखें इनकी घोषणा पत्र को, अगर अपन उठा के 2-4 बार के पहले के चुनाव में देख ले, तो अपन ये पाएंगे कि उसमें आधे से ज्यादा घोषणाएं जो है उनसे जनता वंचित रह जाती है, उसका लाभ जनता को नहीं मिलता है। सही बात तो ये है कि जो भी घोषणाएं चाहे कोई भी राष्ट्रीय दल करता हो, उन घोषणाओं में पूरी तरह से खरे कोई नहीं उतरा है और ना उतर सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत लंबा चौड़े फंड की जरूरत होती है। बिल्कुल, है ना। अब वो लंबा चौड़ा फंड इतना कहाँ से एकत्रित करें, ये तो खैर उनके आपस की समझ है। तो मेरा कहना ये है कि घोषणाओं पत्र के आधार पे अगर ये अपेक्षा करे दोनों ये राजनीतिक दल के लोग कि हमको घोषणा पत्र के आधार पे आकर्षण करके हम जनता से वोट लेंगे, तो वो जमाने मेरे हिसाब से गए। वो एक जमाना था आज से 20, 25, 30, 40 साल पहले, 30-40 साल पहले, जब जो है सरपंच और वहाँ प्रधान के नाम पे जो है पूरे गांव के वोट मिलते थे। आज की डेट में जो है परिवार के लोगों को नहीं मालूम है कि दिनेश निगम का वोट जो है, दिनेश निगम की बहन किसको वोट देने जा रही है। तो जब आज की डेट में ये स्थिति हो गई है, तो हम ये कहें कि घोषणा पत्र से हम लोगों को आकर्षित कर लेंगे। इंटरनेट का जमाना आ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप देखिए कि हर मामले में लोग घर बैठे सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम ये सोचे कि हम घोषणा पत्र के आधार पे आम जनता को आकर्षित कर लेंगे, वोट बैलेंस बढ़ा लेंगे, वो उनका सोचना मेरे हिसाब से गलत है। चलिए, उनका सोचना गलत है। आशीष दुबे जी, कमलनाथ उस क्षेत्र में प्रभावशाली है, विशेष करके जो है ये महाकौशल में। तो कमलनाथ वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के घोषणाएं, विशेष करके लाडली बहना जो योजना है,
और आचार संहिता होने के बावजूद इस बार जो खातों में पैसे जा रहे हैं, तो क्या लगता है कमलनाथ वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं, भारी कौन? नहीं देखिए, अगर हम भाजपा की घोषणाओं को देखें जो चुनाव के 2-3 महीने पहले आई और शुरू इम्प्लीमेंटेशन हुआ उनका, तो वो उनको एकदम खारिज इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने बहुत समाज की जो कमजोर जो तबका है जिसकी जरूरतें एक शहरी तबके के मुकाबले बहुत कम होती हैं, उसको छूने की कोशिश की है। तो यदि उस घर में उस परिवार में कहीं कुछ पैसे पहुंच जाते हैं 2-3 हजार रुपए 2-3 महिलाओं के, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी एक चीज होती है वो। तो ये इस तरह कई जगहों पर ये चीज हुई है। तो ये जो योजना है कुछ जो ग्रामीण अंचल हैं वहां पर बीजेपी को फायदा दे सकती हैं, लेकिन शहरी मतदाताओं का माइंडसेट अब कुछ और है, उनकी अपेक्षाएं कुछ और है। जैसा मैंने पहले भी कहा, वो उनकी जरूरतें भी बदल गई हैं, उनका नजरिया भी बदल गया है। वहां पर बीजेपी को अपनी चीजों को एस्टेब्लिश करने में दिक्कत आएगी और इसलिए उनका पूरा फोकस इन योजनाओं के जरिए जिस वर्ग पर है वो जाहिर है। तो वहां पर कमलनाथ का, जैसी हम बात कर रहे हैं भाजपा की घोषणाएं वर्सेस कमलनाथ, तो कमलनाथ का अपना एक मॉडल ऑलरेडी महाकौशल में मान्य है। पूरे महाकौशल को ना भी माने तो उसके कुछ 2-3 जगह जो प्रभावशाली हिस्से हैं छिंदवाड़ा जिला समेत, वहां पर उनका अपना एक मॉडल है, विकास का अपना एक नजरिया है और उस तरह का जो है वो काफी चर्चित भी रहा है और फेमस भी हुआ है। तो ये जो दो चीजें हैं, तो मुझे वहां पर ये लगता है कि एक छोटा मोटा जहां पर है भाजपा कांग्रेस को स्ट्रगल करना पड़ सकता है, छोटी जो गांव है वहां पर अपनी चीजों को समझाने में। अब सवाल ये है कि जो चीजें भाजपा लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गई है चुनाव के दौरान भी, वो कांग्रेस पहुंचाने का वादा कर रही है। तो कांग्रेस ने उसी कार्ड के लिए महाकौशल से ही ये अभियान शुरू किया था, सस्ते सिलेंडर और लाडली बहना योजना के फॉर्म भराने का। वहीं पर उन्होंने पहली सभा प्रियंका गांधी की भी कराई थी जबलपुर में। तो कांग्रेस इसको काटने की कोशिश पूरी कर रही है, कांग्रेस के पास इन सब चीजों का। लेकिन देखिए, सरकार जब चुनाव लड़ती है तो एक अपर हैंड उसका हो ही जाता है। तो यहाँ पर ये अब कमलनाथ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी कि उनको अपने ही गढ़ में, जिनको महाकौशल को उनको प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, वहां पे उनको भाजपा को डिफीट करना उनके लिए बहुत जरूरी होगा, उनके कैरियर के लिए भी। और यदि सरकार बनती है, उस कैरियर की बात कर रहा हूँ, सरकार इनकी आती है, आने के आसपास भी आती है, तो वो उनकी महाकौशल की उपलब्धि उसमें बहुत प्रभावशाली होगी। तो इसलिए ये जो घोषणाओं का जो एक पूरा जो आमने सामने है, ये घोषणाओं को जितना तेजी से भाजपा ने सिरे चढ़ाया है, उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि वो महाकौशल में पिछली बार की जो डिफरेंस था उसको पाटने के लिए वो बहुत बेताब है। अब इसीलिए कांग्रेस को पूरा उस पर फोकस करना पड़ेगा और ज्यादा कन्विंसिंग होना पड़ेगा। कांग्रेस अपनी घोषणाओं को उस तरह नहीं समझा पाती जैसे भाजपा अपनी ब्रांडिंग करती है। चलिए, ये महाकौशल के 42 सीटों पे हमने चर्चा की और इसमें हमारे सर्वे के अनुसार 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 24 सीटें कांग्रेस को मिल रही है और एक भी सीट अन्य को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मैं अभी ये बताना चाहूँगा, टोटल मिला के हमने अभी तक 140 सीटों पर चर्चा की है, जिसमें मालवा निमाड़ के 73 सीटें हैं, भोपाल के इर्द गिर्द के 25 सीटें हैं और महाकौशल के 42 सीटें हैं। अब मैं जानना चाहूँगा हमारे सर्वे टीम के लीडर सूरज पाठक के पास, वो बताएंगे कि राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है, कितने सीटें राजस्थान को मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को, कितने सीटें कांग्रेस को मिल सकती है वहाँ पर, और राजस्थान के सरकार, गहलोत सरकार वहाँ पर अभी स्थिर हो पाएगी या दोबारा रिपीट कर पाएगी सरकार वहाँ, या भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कब्जा जमा लेगी। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हमेशा एक लड़ाई जो होती है वहाँ राजस्थान में, वहाँ कभी कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो इस बार क्या स्थिति बन रही है, ये जानने के लिए हमारे सर्वे टीम के लीडर सूरज पाठक के पास हम चल रहे हैं, जो बताएंगे कि राजस्थान की स्थिति क्या है और कौन वहाँ पर भारी है और कौन कमज़ोर है। तो आइए चलते हैं सूरज पाठक जी।
बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ एक ट्रेंड रहा है लगभग पिछले 30 साल से, जो ट्रेंड है कि कभी वहाँ जो सरकार होती है रिपीट नहीं होती है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस ट्रेंड को, इस रिवाज को बदलने के लिए पूरी उन्होंने कोशिश की है और कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा विषय यही है कि ये जो रिवाज है इस रिवाज को कायम रख पाएगी जनता या फिर इस बार उस रिवाज को बदल देगी। क्योंकि वहाँ जो सियासी समीकरण है, बहुत सारी चीजें हैं कि वसुंधरा को किनारे करना भारतीय जनता पार्टी के लिए जोखिम भरा भी है। जब देश न्यूज के सर्वे में बहुत सारे सवालों को लेकर के बहुत सारे लेयर में जब वहां सर्वे किया गया राजस्थान में, तो यहाँ एक बात है कि वसुंधरा का विकल्प भी तलाशा गया, दिया कुमारी को भी सामने लाया गया, उनके नाम पे भी चर्चा हुई। तो ये जो सारी चीजें रही हैं, इन सब चीजों को लेके जो बात सामने आई है, और इन सब बातों में एक बात मुख्य रूप से रही है कि राजस्थान में ओवैसी मुस्लिम वोट काटने की कवायद में लगे थे, वो कितना सफल हो पाए हैं। और इस समय देखा गया कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के खेमे में एक बात नजर आई कि दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी बयान, जहां देखा चुनाव से कुछ समय पहले ही, लगभग 6 महीने पहले, सचिन पायलट उपवास कर रहे हैं, पैदल यात्रा निकाल रहे हैं 125 किलोमीटर की। तो इन सब चीजों का जो असर हुआ है उसको देखते हुए यदि हम बात करें तो राजस्थान की 200 सीट में से भारतीय जनता पार्टी 89 से 96 सीटों के बीच पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी को 89 से 96 सीटें मिलने की संभावना है देश न्यूज के सर्वे के आधार पर, और कांग्रेस 69 से 79 सीटों के बीच रहने वाली है। ये जो ट्रेंड है, क्योंकि वहां पर स्पष्ट बहुमत किसी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा राजस्थान में 4 से 6 अन्य सीटों, अन्य दलों के लोग या निर्दलीय लोग जीत करके सदन तक पहुंचेंगे, असेंबली में पहुंचेंगे, और वहां पर 89 से 96 89 से 96 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी पहुंचने वाली है, और 69 से 79 सीटों पर पहुंचने वाली है कांग्रेस। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछले बार की अपेक्षा इस बार पिछड़ती हुई नजर आ रही है राजस्थान में। और जैसा कि पिछले बार 2-3 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, उनका जो गठबंधन था उसके आधार पर, लेकिन इस बार की जो स्थिति, गठबंधन भी उनसे कहीं ना कहीं अलग नजर आ रहा है। तो राजस्थान की जनता के मन में जो कुछ था, राजस्थान के मतदाताओं के मन में जो कुछ था, देश न्यूज ने टटोलने का मन किया, और उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 89 से 96 सीट राजस्थान में पा रही है, कांग्रेस 69 से 79 सीट तक ही पहुंच पाएगी। और जो ट्रेंड है उसको देखने की, हंग असेंबली की स्थिति यदि बनती है तो किंग मेकर कौन होगा ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, किंग मेकर कौन होगा देखना दिलचस्प होगा, लेकिन हमारे सर्वे के अनुसार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बघेलखंड को लेके आएंगे। बघेलखंड 56 सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। अब तक हमने जो 140 सीटों के रुझान बताया है, रुझान मतलब सर्वे रिपोर्ट बताया है, उसमें 85 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। और अभी हम जल्द आ रहे हैं एक ब्रेक के बाद। बघेलखंड के 56 सीटों पर हम विश्लेषण करेंगे और बताएंगे सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किसकी सरकार बन रही है, वहाँ पर कौन भारी है, कौन कमज़ोर है। नमस्कार।